अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 73। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दर्द था और बेहद था। इसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल था कि ये दर्द की ज़्यादती थी जो इसे होश में लाई थी, या होश में आने के बाइस वो दर्द को महसूस करने के काबिल हुआ था। लेकिन ये कैसी होशमंदी थी कि आंखें खुले होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? जहन में उभरने वाले इस तकलीफदेह सोच ने इसे एक झटके से उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। इस तरह उठने से दर्द की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया और बेसाख्ता ही इसके हलक से एक कराह निकली। दर्द किसी एक जगह नहीं था, जिस्म के हर हिस्से से टीसें उठ रही थी, लेकिन सर में होने वाले धमाके हर तकलीफ पर भारी थे। तकलीफ की शिद्दत ने इसे दोनों हाथों से सर थाम कर बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सर की चोट का नतीजा है कि मैं अपनी बीनाई खो बैठा हूँ? ख्याल खौफनाक था, लेकिन हकीकत से करीब नजर आता था। इसे वो मंजर याद आया जब बारूदी सुरंग फटने पर कई पत्थर उड़कर इसकी तरफ आए थे और वो खुद को इनकी जद में आने से नहीं बचा सका था। इन पत्थरों में से एक पत्थर सर पर लगकर होश हवास खोने का सबब बना था और अब वो होश में तो आ चुका था, लेकिन अपने इर्द गिर्द कुछ देखने से कासिर था। मैं कहाँ हूँ और कितना वक्त गुजर चुका है? आंखों के आगे छाई तारीकी इसके सवालात की राह में दीवार बनकर खड़ी थी। इंसान देख सकता था तो अतराफ के मनाजर इसे बहुत कुछ बता देते थे, लेकिन इसके अतराफ में तो तारीकी के सिवा कुछ था ही नहीं। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा, वो बावाज़े बुलंद बड़बड़ाया और इर्द गिर्द के माहौल को समझने के लिए समात पर जोर दिया। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी, ऐसी खामोशी कि अगर कुछ देर कबल इसने अपनी ही बड़बड़ाहट न सुनी होती तो गुमान करता कि शायद बसारत के साथ साथ हिस्से समाज से भी महरूम हो चुका है। या मेरे खुदा, ये कौन सी जगह है जहाँ इंसान तो क्या चरिंद परिंद की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती? इसे कुछ घबराहट महसूस करते हुए हाथों से अपने अतराफ को टटोलना शुरू कर दिया। इसे इदराक हुआ कि वो सरकंडों से बनी एक चटाई पर बैठा है, यानी मैं जाए हादसा से किसी दूसरी जगह पहुँच चुका हूँ और ज़ाहिर है ऐसा किसी इंसान ने ही किया है। इसके ज़हनी नतीजा अख्ज़ किया। इस बार वो तकलीफ की परवाह न करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कदम आगे बढ़ाते हुए इसके हाथ गैर इरादी तौर पर किसी नाबीना शख्स की तरफ फैल गए थे और वो खुद को किसी नुकसान से बचाने के लिए एक कदम बड़ी एहतियात से उठा रहा था। 4 कदम चलने के बाद ही इसके हाथों ने आगे रुकावट का पैगाम दिया। इसने इस रुकावट को टटोल कर देखा तो एहसास हुआ कि वो दीवार है, बगैर प्लास्टर की और मिट्टी से लिपी हुई दीवार में दर की मौजूदगी के इम्कान होता है, इसलिए इसने इस दीवार के साथ साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 4-6 कदमों बाद आंखों का काम देते हाथों ने बताया कि दीवार से जुड़ी दूसरी दीवार शुरू हो चुकी है और इसे बाएं जानी मुड़ना है। वो मुड़ गया और साबिका तरीके से आगे बढ़ने लगा। अभी 2-3 कदम ही चला होगा कि सुनाई देने वाले आहटों ने ठटका दिया। ये सोचे बगैर कि कुछ भी देखने से कासिर है, बेसाख्ता इसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया। नतीजा नाकामी की सूरत में निकला और इसके दिल में कर्ब की एक लहर सी उठी। नेमतें जब तक हासिल हों इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, छीन जाए तो इनका ना होना इंसान को तड़पा देता है। वो भी तड़पा था, लेकिन समातें अब भी इन आहटों पर ही मरकूज थी जो इसे अपने सर के ऊपर से सुनाई दे रही थी। शायद जिस जगह वो मौजूद था इससे बालाई मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन वो तय्युन नहीं कर सकता था कि वो कौन लोग हो सकते हैं। ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का था कि वो सोनी और इसके साथी थे जो इसे जाए हादसा से जख्मी हालत में उठा लाए थे और किसी कमरे में डालकर भूल गए थे। कमरा? क्या मैं वाकई किसी कमरे में हूँ? खुद से सवाल करते हुए इसने अपनी नाक जोर से सिकोड़ी। हिस्से शामा ने इस बार इस हल्की सी बू का कामयाबी से तजिया कर लिया। वो सीलन की बू थी जो होश में आने के बाद से वो महसूस तो कर रहा था, लेकिन बूझने की कोशिश नहीं की थी। यानी इन लोगों को मुझ पर शक हो गया है और उन्होंने मुझे एक कैदी की हैसियत से किसी तहखाने में डाल दिया है। हतमी नतीजा अक्स करने में इसे ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे इसे चुका दिया। यकीनी तौर पर वो रोशनी थी, बहुत मध्यम सी रोशनी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। चंद ही सानियों में रोशनी मजीद तेज हो गई और हलकोरे लेती हुई नीचे की तरफ आने लगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये इदराक होते ही कि इसने अपनी बसारत नहीं खोई, बल्कि रोशनी की अदम मौजूदगी थी जिसने इसे देखने से महरूम कर दिया था। वो फौरन शुक्र बजा लाया और यकटक रोशनी के इस मंबा को देखने लगा जो एक चिराग की सूरत में बिल्कुल वाज़ेह था। चिराग खिचड़ी बालों और दाढ़ी वाले इस शख्स के हाथ में था, जिसके जिस्म में मौजूद जर्द लिबास और गले में पड़े मोटे मोटे मंकों की माला इसे बतौर साधु मुतारिफ करवा रही थी। साधु धीरे धीरे मिट्टी से बनी सीढ़ी पर कदम जमाता नीचे की तरफ आ रहा था। वो इसे आलमी होश में अपने तो मुतवज्जो देख चुका था और जवाबन इसके होंठों पर एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट उभर आई थी। क्षमा करना बालक, मुझे रोशनी लाने में कुछ ज़्यादा समय लग गया।
مجھے اندازہ تھا کہ تم ہوش میں آ چکے ہوگے، لیکن اوپر آئی بلاؤں کو ٹالنے بنا میں ادھر کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سیڑھیاں اترتے ہی وضاحت دی اور چراغ کو دیوار میں بنے ایک تاکچے میں رکھ دیا۔ چراغ کی روشنی ایک چھوٹے سے تہہ خانے کو منور کرنے کے لیے کافی تھی، اور معاذ اس روشنی میں زمین پر بچھی چٹائی پر رکھا تکیہ، دیوار کے سادے کونے میں دھری سراہی اور سراہی پر الٹ کر رکھا گیا تانبے کا گلاس دیکھ سکتا تھا۔ سراہی سے کچھ فاصلے پر ایک کھرل، مٹی کے پیالے، ایک ٹین کا کنستر اور لمبوتری شکل کا مٹکا بھی موجود تھا۔ بیٹھ جاؤ بالک، ابھی تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم جتنا آرام کرو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ سادھو اس سے ایسے انداز میں مخاطب تھا جیسے وہ آپس میں آشنا ہو اور کسی باہمی تعارف کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جگہ کون سی ہے اور میں یہاں کیسے پہنچا۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں اور جسمانی نقاہت نے اسے باور کرا دیا تھا کہ سادھو کی اس کے بارے میں رائے درست ہے، اس لیے خاموشی سے چٹائی پر جا بیٹھا اور اپنے مقابل آ بیٹھنے والے سادھو سے سوال کیا، تم سادھو کی کٹیا میں ہو بالک، اور تمہیں میرا چیلا ریلوے پٹری کے پاس سے زخمی حالت میں اٹھا کر لایا تھا؟ ہاں، وہاں دھماکہ ہوا تھا، وہ ٹرین تو بچ گئی نا؟ جو بے خیالی میں بولتے بولتے اس نے بے ساختہ ہی سوال کیا اور بات ادھوری چھوڑ کر چپ اختیار کر لی۔ بھگوان کی کرپا سے پٹری اڑ جانے کے سوا کوئی نقصان نہیں ہوا، سادھو کے جواب میں سے مطمئن کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا خیال رکھا اور یہاں پناہ دی۔ میرے خیال میں مجھے آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہیے اور یہاں سے چلنا چاہیے۔ اسے خدشہ تھا کہ اب سادھو اس سے اس کے بارے میں سوال و جواب شروع کر دے گا، اس لیے خود اپنے ذہن میں اٹھتے بہت سے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ سادھو کے قطعی انداز پر اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ذرا اپنے شریر پر دھیان دو بالک، تم نہیں جانتے کہ تم کتنے گھنٹوں بعد اور کتنے جنتوں سے ہوش میں آئے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ ہمت والے ہو، پر مانا کی ہمت کی بھی ایک سیما ہوتی ہے، وہ اس سیما سے آگے جانے کی کوشش بھی کرے تو کبھی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ سادھو اسے بڑے احسان سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے آپ پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ سادھو کے نرم لہجے نے اسے شرمندہ کر دیا۔ بھگوان نے ہمیں ایک دوسرے کی سیوا کرنے کے لیے ہی جنم دیا ہے، ہم میں سے ایک دوسرے کی سیوا کرے تو اس میں بوجھ کیسا؟ اس کے انداز میں بلا کی سادگی اور خلوص کی آمیزش تھی۔ معاذ نے خود کو کچھ اور بھی شرمندہ سا محسوس کیا۔ کیا میں سچ مچ بہت دیر بعد ہوش میں آیا ہوں؟ جھیم مٹانے کو اس نے سوال کیا۔ ہاں، پوری رات اور دن تم نے بے ہوشی میں گزارا ہے، لیکن چنتا مت کرو، اس میں کچھ ہاتھ ان دواؤں کا بھی تھا جو میں نے تمہیں پلائی۔ درد سے بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑا تھا مجھے۔ سر میں تو میں اب بھی خاصا درد محسوس کر رہا ہوں، وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ بھگوان کی کرپا سے خون کا بہاؤ ترنت رک گیا تھا، کیول رات بھر پٹی باندھے رکھنے سے ہی کافی فرق پڑ گیا تھا۔ صبح میں نے پٹی کھول کر کیول مرہم کا لیپ کر دیا تھا۔ زخم کھلا رکھ کر مرہم کا لیپ کرتے رہنے سے بھگوان نے چاہا تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے ہر ممکن طور پر مطمئن رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں سے جگہ کتنی دور ہے؟ اسے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ خاصی دور ہے، روی تمہیں اپنے گدھا گاڑی پر ڈال کر لایا تھا، سادھو نے جواب دیا، پھر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ میں روی کو تمہارے لیے کاڑھا بنانے کا بول کر آیا تھا، اس نے اب تک بنا لیا ہوگا، مزے میں اتنا اچھا نہیں ہوگا، پر زور زبردستی پی لینا، اس سے تمہارے شریر کو اندر سے شکتی ملے گی اور تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ اسے شفقت سے ہدایت دیتے ہوئے جس دھیمے انداز میں نیچے آیا تھا، اسی دھیمے انداز میں سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ بظاہر اچھا لیکن کچھ پراسرار سا بھی محسوس ہوتا تھا۔ معاذ نے خود سے ہی سادھو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سادھو نے اس کی حالت کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا، تھوڑا چلنے اور بیٹھ کر باتیں کرنے سے ہی تکلیف اور نقاہت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ اس ٹھکانے سے باہر نکل کر اپنی بقا کی جنگ کیوں کر جاری رکھ سکتا تھا؟ وہ آنکھیں موندے لیٹا رہا اور سونس کے ساتھیوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ مقصد میں ناکامی کے بعد اس کے غیاب پر انہوں نے نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ کہیں وہ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ انہیں دھوکہ دے کر نکل بھاگا ہوں۔ ذہن میں آنے والے اس خیال نے اسے مضطرب کر دیا۔ حکم عدولی اور فرار کی کوشش کا نتیجہ اس کے گھر والوں کو بھگتنا پڑے گا، یہ بات بہت پہلے اسے سمجھا دی گئی تھی۔ بے چینی نے اسے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت ایک 17-18 سال کا لڑکا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا دکھائی دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک تھالی تھام رکھی تھی جس میں مختلف سائز کی کٹوریاں رکھی دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ ابھی تک سوئے نہیں بھایا، ورنہ گروجی ہم پر بڑا غصہ ہوتے۔ اصل میں ہم آپ کے کھانے کے لیے کچھ مزیدار سا بنانے کے چکر میں پڑ گئے تھے، اس لیے کاڑھا تیار کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ بس اب آپ جلدی جلدی یہ گرما گرم کاڑھا پی لیجئے، پھر ہمارا بنایا ہوا کھانا کھائیے گا تو منہ کا مزہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ تھالی اس کے سامنے رکھ کر اس لڑکے نے بولنا شروع کیا تو بغیر سانس کے اپنی بات مکمل کر کے ہی رکا۔ معاذ نے اپنی بے قراری کے باوجود خاموشی سے کاڑھے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ اپنی صحت کو بحال کیے بغیر
आदमी किसी दूसरे तो क्या अपने भी काम का नहीं रहता। गुरुजी आपको बोलते होंगे कि इसका मज़ा थोड़ा ख़राब होता है, और हमको पता है इसका मज़ा थोड़ा नहीं बहुत ख़राब होता है, इसलिए हम आपके लिए मेवे और बहुत सा शहद डालकर ये ख़ास बनाए हैं। इसे शायद खामोश रहना पसंद नहीं था, इसलिए अब तक माज की तरफ से एक लफ्ज़ भी ना कहे जाने के बावजूद खुद बोलता जा रहा था। वैसे इसकी बात सच थी कि काढ़े का जायका बेहद तल्ख था। उसे हल्के से नीचे उतारना बड़े दिलगुर्दे का काम था। सेहत की बहाली और तकलीफ से निजात के लिए वो किसी न किसी तरह इस मुश्किल से गुजर गया। ये ने भाया, ये खाइए। जैसे इसने काढ़े की प्याली खाली करके नीचे रखी, लड़की ने दूसरा निस्बतन बड़े साइज़ का प्याला इसके सामने कर दिया। प्याले में सफ़ेदी माइल दलिए नुमा कोई नीम ठोस शय मौजूद थी जो देखने में अजीब सी लग रही थी, लेकिन माज ने मुँह का जायका बेहतर करने के लिए फ़ौरन एक चमचा भरकर अपने मुँह में रख लिया। मुँह का जायका इतना तल्ख हो रहा था कि अगर इसे मुँह में डाली जाने वाली ग़िज़ा का जायका महसूस ही नहीं हो सका। जल्दी जल्दी 2-3 चमचे मुँह में डालकर निगल लीजिए। काढ़ी की तलखी मुँह से ख़त्म होगी तो आपको स्वाद आना शुरू हो जाएगा। वो यकीनन अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह मशवरा दे रहा था, जिस पर माज ने मिन्नो अन अमल किया और बाकी 3 चमचे हलक से नीचे उतारने के बाद इसे जायका महसूस होना शुरू हुआ। वो डिश यकीनी तौर पर जो कि दूध में डालकर पकाई गई थी और वो हर चमचे के बाद इसके जायके को बेहतर तौर पर समझ रहा था। शहद की मिठास लिए हुए इस डिश में काजू, बादाम, अमरूद और इंजीर के छोटे छोटे टुकड़े शामिल किए गए थे, जिन्होंने खाने को खुश जायका बनाने के साथ साथ बेहद मकबूल बना दिया था। थैंक यू रवि, ये बहुत मज़ेदार था। इसने सचमुच काढ़े की तलखी का बेहतरीन तोड़ किया है। पूरा प्याला खाली करने के बाद इसने खुले दिल से पकाने वाले की तारीफ़ की। हम गुरुजी के साथ रहकर इतनी बार काढ़ा है कि हमको तोड़ तैयार करना पड़ा। अब जब भी गुरुजी काढ़ा तैयार करने का बोलते हैं तो हम पहले इस दलिए को तैयार करने का इंतज़ाम करते हैं। तारीफ पर वो खुश हुआ और बड़े फ़ख्र से बताया, अच्छा काम करो रवि, ज़रा गुरुजी से जाकर बोलो कि काढ़े और दलिए के इस्तेमाल का मेरी सेहत पर अच्छा असर पड़ा है और मैं खुद को इस लायक पा रहा हूँ कि बाहर निकल कर चल फिर सकूँ। इनसे कहो कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दे। वो बाहर जाकर अपनी आंखों से हालात का जायज़ा लेना चाहता था। हाँ भाया, ये क्या बोल रहे हैं आप? बाहर आपके लिए बड़ा ख़तरा है, बाहर कैसे जाएंगे आप? रवि ने आंखें फैलाकर इसकी ख्वाहिश की मुखालफत की। ख़तरा? कैसा ख़तरा? वो सुनकर हैरान हुआ। कुछ लोग आपको ढूंढते फिर रहे हैं, हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं और अपने कानों से इनकी बातें सुने थे। क्या मतलब, कौन लोग थे और तुम्हें कैसे पता कि मुझे तलाश कर रहे हैं? इसने रवि से तेज़ लहजे में पूछा। हमने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाए थे, वो बोल रहे थे। इसके तेज़ लहजे में रवि को थोड़ा सा सहमा दिया। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे वो लोग? इससे गुफ्तगू में तवक्कुफ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए जल्दी से इसे टोका, लेकिन इस बार लहजा नरम था। वो 2 आदमी थे, उधर पास में गाड़ी रोक कर खड़े हुए थे और गाड़ी के बोनेट पर पॉकेट रेडियो जैसी कोई चीज़ रखे आपस में बातें कर रहे थे। हम देखे थे इस चीज़ पर रेडियो को जैसा छोटा सा एंटीना भी लगा हुआ था। एक आदमी बोला, आखिरी सिग्नल तो इसी एरिया में है, इससे आगे कुछ नहीं लग रहा कि इसे ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है। दूसरा बोला। रवि रवानी से बोलते बोलते ज़रा सा हिचकिचाया। हाँ बताओ तो इसने क्या कहा? माद इसे बोलने पर उकसाया। वैसे रवि ने अब तक जो कुछ बताया से सुनकर इसे यकीन आ गया था कि वो लोग इसे ही तलाश कर रहे थे। इस अरसे से इस बात पर खदशा था कि इसे फरार से रोकने के लिए लोगों ने महज धमकियों पर इक्तफा न रखा होगा, और आज इसके खदशे की तस्दीक हो गई थी। अपने जिस्म के किसी हिस्से में किसी चिप या डिवाइस की मौजूदगी के ख्याल से इसे झुंझरी सी आ गई। वो बोला कि पता नहीं क्यों इस साले मुसले को हमारे सरों पर थोप दिया है। एक रेल की पटरी को उड़ाना कौन सा मुश्किल काम था, इसी से करवाना ज़रूरी था। हम में से कोई भी कर सकता था ये काम। अब देखो, साले ने काम भी ठीक नहीं किया और अपने सर पर इसे ढूंढने की ड्यूटी भी लग गई। रवि के इंकिशाफ ने इसे हिलाकर रख दिया। यानी वो जिन लोगों की पनाह में था वो जानते थे कि वो रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके में मुलविस था। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग ये मेरे बारे में बातें कर रहे थे? माथे पर चमकती पसीने की बूंदों को आस्तीन से साफ करते सवाल किया। आप हमें रेल की पटरी के पास ही जख्मी हालत में मिले थे और आप हो भी मुसलमान, इसलिए इसने बड़ी बेसाख्ती से जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मुसलमान हूँ? इसका सवाल अधूरा रह गया। वो अब तक ध्यान नहीं दे सका था, लेकिन अब इसे अपने चुस्त कपड़ों की जगह लेने वाले ढीलेढाल लिबास का एहसास हो गया। आपके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। मरहम पट्टी के लिए हमने गुरुजी के साथ मिलकर लिबास उतारा और फिर दूसरा पहना दिया। इसे कपड़ों के देखता पाकर रवि ने सादगी से बताया, तुम सोच रहे होगे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ जिसका काम लोगों को मारना है। इसे अपने बारे में राय जानना चाहिए। हकीकतन इस वक्त वो मुजरिम न होते हुए भी खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था और इसे रवि से नजरें मिलाते दुश्वारी पेश आ रही थी। ना भाया, अगर हम आपको ऐसा समझते तो यहाँ पनाह क्यों देते? हमारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं। वो आपकी सूरत देखते ही बोल दिए थे कि ये बड़ी नेक आत्मा है, पर अपने हिस्से की कठिनाइयाँ सह रहा है। रवि ने इसके ख्याल की तरदीद कर दी। अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए तो
तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसे अपने मसनू की फिक्र लाहिक होगी, कोई ढूंढता आ जाए तब भी आपको पा न सकेगा, इसीलिए तो आपको यहाँ रखा है। आप किसी बात की चिंता न करें और शांति से सो जाएं। हम भी अब वापस ऊपर जाएंगे और ज़्यादा देर लगा दी तो गुरुजी खफा होंगे कि रवि जहाँ जाता है जल्दी लौट कर नहीं आता और बातें करने बैठ जाता है। वो थाली उठाकर फ़ौरन ही जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसके जाने के बाद मास के पास लेटकर आराम करने के सिवा कुछ चारा नहीं था, लेकिन आराम करते हुए भी इसका ज़हन मुसलसल उलझा हुआ था और वो अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि इसके ग़ियाब पर दिल मिलाए हुए इसके दुश्मन अब कौन सा कदम उठाएंगे। आप इन्हें हाँ कह दे अबू। वो बाप बेटी आज फिर चहलकदमी के बहाने पार्क में मौजूद थे। घर को गुफ्तगू के लिए महफूज न पाकर उन्होंने अहम उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए तरीका निकाला था। खावर अहमद ने लाला ईसा की हदायत के मुताबिक अहम तफसीलात के साथ वकास का रिश्ता इसके सामने रख दिया था और इसे 2 मिनट की खामोशी के बाद असबात में जवाब देकर इन्हें हैरान कर दिया था। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं हाँ कर दूँ? मतलब एक गुंडे से तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दूँ? ये वक्त का तकाजा है अब्बू। आम हालात में शायद आप इस रिश्ते को मेरे सामने पेश किए बगैर ही इनकार कर देते, लेकिन अब हम इसे रद्द नहीं कर सकते। हमें मदद की ज़रूरत है अब्बू, और ये तय है कि हमारी मदद कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। वो वही बात कह रही थी जो लाला ईसा भी ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में इन्हें समझा चुका था। मेरा दिल राज़ी नहीं होता कि मैं यूँ तुम्हारी ज़िंदगी दाव पर लगा दूँ। वो तजब्जुब का शिकार थे। मेरी ज़िंदगी दाव पर ही लगी हुई अब्बू, आप माने या ना माने, मगर ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप या फूफू की फैमिली मेरी हिफाजत की ताकत नहीं रखते। मैं अब तक महफूज हूँ तो सिर्फ इसलिए कि यकीनी तौर पर मास भाई ने अब तक इन लोगों की हुकूमतदूली नहीं की है। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया मैं भी साथ की तरह गायब कर दी जाऊंगी और आप लोग हस्बे साबिक इनका नामो निशान भी तलाश नहीं कर पाएंगे। वो जो कुछ कह रही थी वो तलखी सही एक हकीकत थी। मास भाई की मजबूरियों को ख़त्म कर दें अब्बू। मैं जानती हूँ मेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के इशारे पर कठपुतलियों की तरह नाचते फिरे, लेकिन हमारी मोहब्बत ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है और वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ मजबूर हो गए हैं। वो बहुत ज़ब्त से काम लेकर आंसू को बहने से रोके हुए थी। साहद का क्या होगा? तुम मंजर से हट भी गई तो माज को ब्लैकमेल करने के लिए वो तो उनके निशाने पर मौजूद ही होगा। वो अपनी तीसरी औलाद को कैसे फरामोश कर सकते थे? इस सारे किस्से में अब तक इसी ने तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था। साद भाई को ज़िंदगी और कैरियर में किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। ये तय है कि सबसे अहम शय ज़िंदगी का है। इंसान ज़िंदा रहे तो ज़िंदगी के दीगर लवाज़िम भी किसी न किसी तौर पर मुहैया होने की सूरत निकल आती है। वो अपनी उम्र से बहुत आगे जाकर मंतकी अंदाज में सोच रही थी। तुम्हारे जहन में क्या है रीना? लाला ईसा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारे सिलसिले में बात की थी। इनका ख्याल है कि वो तुम्हें और वकास को किसी महफूज मुकाम पर सेटल कर देंगे। वो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि ये ना समझ सकें कि मैं अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल किए बगैर इनकी पेशकश कबूल नहीं कर सकती। यानी मैं इनके सामने मुतालबा रखूं कि वो तुम्हारे साथ साथ साद के तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम करें। अब इनसे हर मुतालबा मैं खुद करूँगी। आप बस सिर्फ इतना बताएं कि उन्होंने दोबारा राब्ते की क्या सूरत बताई है। इसके अंदाज में ऐसा आज़म था कि खावर अहमद इसकी शक्ल देख कर रह गए। इन्हें बिल्कुल ऐसा लगा था कि इनके मुकाबिल अलीना नहीं माज खड़ा है। माज जो बदतमीज़ नहीं था लेकिन हमेशा अपने किए फैसलों पर चलना पसंद करता था। आपने मुझे बुलवाया था शकील भाई? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो जो सोफे की पूछ से टेक लगाए किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक़ नजर आ रहे थे, सजल की आवाज़ सुनकर चौंके और इसे अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। क्या कोई मसला है शकील भाई? वो थोड़ी देर इनके मुकाबिल बैठे इनके बोलने की मुंतज़िर रही, लेकिन जब वो इससे कुछ कहे बगैर मुसलसल सोचों में बैठे रहे तो इन्हें इससे टोकना पड़ा। मसला तो तुम्हें मालूम ही है, मैं तो बस इसका मुमकिन हल सोच रहा हूँ। हम पर बेपनाह दबाव है आलम और सरमद को मंजर आम पर लाने के लिए। साथ साथ तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए भी आवाज़ें उठ रही हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों के बचाव के लिए क्या करूँ। उन्होंने बेख्याली में सर के बालों में हाथ फेरते हुए बालों को मुट्ठी में पकड़कर हल्का सा झटका दिया और बोलते चले गए। मीडिया पर खबरें आने के बाद अब तो बात पाकिस्तान तक चली गई होगी। क्या बाबा साई से आपकी इस सिलसिले में कोई बात हुई? इससे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए इज़राब से पूछा। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मेरी इनसे तफसीली बात हुई है और मैंने इन्हें एक तजवीज़ भी पेश की है, लेकिन वो खुद में फ़ैसला करने से झिझक रहे हैं। एक्चुअली इनका ख्याल है कि फ़ैसला करने का हक़ असल में तुम्हें हासिल है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात तहम्मुल से सुनोगी और सोच समझ कर फ़ैसला दोगी। मैं समझी नहीं शकील भाई, आप जैसा बारसूख और मुकामी मर्द जिस मामले में कुछ करने से कासिर है, आखिर मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? वो हैरान हुई। अपना किरदार समझने के तुम्हें मेरी बात तहम्मुल से सुनना होगी। उन्होंने इसके चेहरे को बनज़रे गायब देखा और फिर ज़रा इसे तवक्कुह के बाद दोबारा बोलना शुरू हुए।
جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں ان میں عالم اور سرمد کو قانونی طور پر واپس پاکستان بھیجنا ممکن نہیں ہے، لیکن اب تم بھی آسانی سے واپس نہیں جا سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں غیر قانونی طور پر بھی واپس بھیجنے کا نہیں سوچا جا سکتا۔ تم جیسی گھریلو لڑکی کے لیے عمل بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ پھر تمہارے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی ہے جس کی وجہ سے مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں اس سے مخاطب تھے۔ یعنی آپ نے ادا سائیں اور سرمد کو غیر قانونی طور پر پاکستان بھیجنے کا سوچا ہے؟ اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہوگا۔ وہ مضطرب ہوئی۔ خطرہ مول لینے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرا دوست پانڈے ممکنہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ یہ کام کر ڈالے گا۔ اس بات کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ سنیل کے قتل سے ایک دن پہلے ان دونوں کو پاکستان کی واپسی کا ریکارڈ تیار کروا لیا جائے گا۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ گوا سے ایک روز پہلے یہاں سے جا چکے تھے تو پھر ان پر قتل کا کیس کیسے ثابت ہو سکے گا؟ اچھی تجویز ہے، آگے بتائیے۔ اس تجویز پر عمل کی راہ میں دو رکاوٹیں ہیں۔ اول یہ کہ جب تم لوگ فیصل کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے تو شادی اٹینڈ کیے بغیر وہ دونوں واپس کیوں چلے گئے؟ دوم یہ کہ تم ان کے ساتھ واپس کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے دو ممکنہ اعتراضات اس کے گوش گزار کیے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کے اپنی پیشانی پر سوچنے والے انداز میں بل پڑ گئے۔ کیا بہانہ بنائیں گے؟ فرض کرو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے بابا کی اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ باپ کی بیماری کا سن کر بیٹا دوڑا جائے اور بیٹی شادی میں شرکت کے یہی رک جائے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے جھٹ شکیل سے اتفاق کیا۔ تو بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں تمہارے یہاں رکنے کا کوئی مضبوط جواز تلاش کرنا ہے، اور وہ مضبوط جواز صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ اسے شکیل کے چہرے پر کچھ ایسا نظر آیا کہ دل بے اختیاری زور سے دھڑک اٹھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارا اور فیصل کا نکاح کروا کر تمہارے یہاں رکنے کا جواز پیدا کر دیا جائے۔ نکاح نامہ بیک ڈیٹ میں تیار کرایا جائے گا۔ اس طرح سب چیزیں منطقی انداز میں انجام پاتی چلی جائیں گی اور سب کی زندگی میں سکون لوٹ آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجل کے چہرے کا سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا۔ اب بس یہی ہو سکتا ہے۔ عالم، سرمد اور خود اپنی زندگی بچانے کے تمہیں مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ابھی معظم کی موت کے صدمے سے سنبھلی نہیں ہو، لیکن سب کی بہتری کے لیے تمہیں قربانی دینا پڑے گی، اور یقین کرو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فیصل بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ وہ اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں۔ وہ آخر کیسے؟ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ حقیقتاً اس صورتحال نے اس کا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میری فیصل سے بات ہو چکی ہے۔ وہ سمجھدار لڑکا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ تم لوگوں سمیت اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ تم لوگوں کی سنگین الزامات کے تحت گرفتاری کا مطلب ہوگا کہ ہمارا خاندان میں مشکوک ہے، اور ایسے میں ہم قانونی الجھنوں کے ساتھ ساتھ سماجی دباؤ کا بھی شکار ہو جائیں گے۔ وہ اسے اس معاملے کے ہر پہلو سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن اس کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے شکیل کے مقابل بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی چپ تھے۔ اس خاموشی کو دستک کی آواز نے توڑا۔ آ جاؤ۔ شکیل نے اجازت دی تو ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سجل بی بی، آپ کا منا جاگ گیا ہے اور کسی سے بھی نہیں بہل رہا۔ سنوبے بی بی نے کہا کہ آپ کو بلا لاؤں، ورنہ بچہ رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ ملازمہ نے براہ راست اسے مخاطب کر کے پیغام دیا تو وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے فیصلے کا منتظر رہوں گا سجل، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی تو عقب سے شکیل کی آواز سنائی دی۔ وہ سر کو اس بات میں جنبش دے کر تیزی سے باہر نکل آئی، لیکن یہ خیال ایک کانٹے کی طرح اس کے دماغ میں گڑ چکا تھا کہ اس کے پاس سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔